तो आज हम संविधान के उस हिस्से का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसे कुछ लोग नए साल के संकल्पों की लिस्ट कहते हैं। हाँ, मतलब अच्छी अच्छी बातें जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, पर शायद ही कभी पूरी होती हैं। हम बात कर रहे हैं भाग 4 की, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक नैतिक सूची है या ये वो खुफिया कोड है जो भारत की हर बड़ी योजना, हर बड़े कानून के पीछे छिपा होता है। सही सवाल है। मतलब संविधान बनाने वालों ने ऐसी बातें लिखी क्यों जिन्हें अदालत में लागू ही नहीं करवाया जा सकता? क्या ये बस एक सजावटी हिस्सा है? यही तो आज की पड़ताल का मिशन है। हाँ, कि क्या ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें हैं या ये वो दिशा दिखाने वाला ध्रुव तारा है जिसे देखकर भारत की नीतियां तय होती हैं? ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो चलिए देखते हैं इस आत्मा में कितना दम है। शुरुआत करते हैं इसकी बनावट से। हाँ, तो ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है और ये आइडिया हमने आयरलैंड से लिया। और मजे की बात, आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था, तो ये एक तरह का पासिंग द पार्सल्स गेम है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता, मतलब नॉवेल फीचर्स कहा था। अनोखी क्यों? देखिए, अगर मौलिक अधिकार हमें ये बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, जैसे हमसे बोलने की आजादी नहीं छीन सकते। बिल्कुल, तो निदेशक तत्व ये बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये एक तरह से एक अच्छे देश को बनाने की टू डू लिस्ट है। ठीक है, तो चलिए इस टू डू लिस्ट के पहले नियम से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 जो राज्य को परिभाषित करता है। इसमें तो कुछ खास नहीं लगता। नहीं, ये बहुत सीधा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, पंचायतें, वही सब जो मौलिक अधिकारों वाले भाग में है। तो ये तो बस वार्म अप हुआ। हाँ, अनुच्छेद 36 तो बस स्टेज सेट करता है। असली ड्रामा आप कह सकते हैं शुरू होता है अनुच्छेद 37 से। ओके। यहीं पर वो पेच है जिसने 70 सालों से बहस छेड़ रखी है। इसके दो हिस्से हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगते हैं। अच्छा। पहला हिस्सा कहता है कि ये सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, यानी नॉन जस्टिशिएबल। एकदम सही। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार इनमें से कोई वादा, मान लीजिए सबको नौकरी देने का वादा, पूरा ना करे तो हम कोर्ट नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि देखिए संविधान में लिखा है सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी। और इसी वजह से संविधान सभा में इसकी बहुत आलोचना हुई थी। केटी शाह ने मजाक में कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। मतलब जब सरकार का मन होगा तब देगी, वरना नहीं। टीटी कृष्णमाचारी ने तो इसे भावनाओं का कूड़ेदान तक कह दिया था। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बिना दांत वाले बाघ जैसा हुआ। शुरुआत में तो कई लोगों को ऐसा ही लगा, लेकिन मैं इसे बिना दांत वाला बाघ नहीं बल्कि सोया हुआ बाघ कहना पसंद करूंगी। सोया हुआ बाघ? वो क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 37 का दूसरा हिस्सा कहता है कि भले ही ये कोर्ट में लागू न हो, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस। अच्छा। और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये दिलचस्प है। तो कानूनी शक्ति ना सही, पर एक नैतिक और राजनीतिक शक्ति तो है। बिल्कुल। सरकार को अदालत को जवाब नहीं देना, पर हर 5 साल में जनता को तो जवाब देना ही पड़ता है। यही इसका असली पावर है। सही बात है। कोई भी सरकार इन्हें नजरअंदाज करके चुनाव तो नहीं जीत सकती। अब इन्हें बेहतर समझने के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। हालांकि ये बंटवारा संविधान में नहीं है। ये बस समझने के लिए है। हाँ, तो सबसे पहले आते हैं समाजवादी सिद्धांतों पर। ओके, तो अनुच्छेद 38 भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का लक्ष्य रखता है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। और इसमें 44वें संशोधन से एक और बात जोड़ी गई थी कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करेगा। मनरेगा या आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, क्या हम कह सकते हैं कि वो इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं? हाँ, बिल्कुल, ये इसी अनुच्छेद का व्यवहारिक रूप है। अब आते हैं अनुच्छेद 39 पर, जिसे डीएसपी की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। इसमें तो एक साथ 6 वादे हैं। ये एक बंडल है, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, और सबसे महत्वपूर्ण 39B और 39C, जो कहते हैं कि देश के भौतिक संसाधनों का बंटवारा सामूहिक हित में हो और धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा ना हो। यहीं पर तो एक बहुत बड़ी बात है। हाँ,
यहाँ एक आकर्षक बात यह है कि अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाया गया कानून मौलिक अधिकारों यानी अनुच्छेद 14 और 19 पर भी भारी पड़ सकता है। मतलब समुदाय का हित व्यक्ति के हित से ऊपर है। एक तरह से हाँ। न्याय की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 39A, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ये तो बाद में जोड़ा गया था। हाँ, इसे 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया और इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा एक्ट 1987 बनाया गया। तो आज की लोक अदालतें इसी की देन है। बिल्कुल। इसी तरह अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। और सबसे नया है अनुच्छेद 43B जो 97वें संशोधन 2011 से आया। ये सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद अमूल है। हाँ, अमूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा हाँ और उन्हें शक्तियां देगा। हाँ, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने लायक बनाएगा। लेकिन दशकों तक तो ये सिर्फ एक सपना ही था। पंचायतें थीं पर सिर्फ कागज पर। सही कहा, असली शक्ति तो कलेक्टर और मुख्यमंत्री के पास ही होती थी। ये 1992 तक सिर्फ एक सपना ही था। लेकिन फिर आया 73वां संविधान संशोधन, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने इस निर्देशक तत्व को हकीकत में बदल दिया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, चुनाव अनिवार्य किए, वित्तीय अधिकार दिए। तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 40 वो बीज था जो 40 साल बाद एक विशाल पेड़ बना। ये डीएसपी की ताकत दिखाता है। गांधी जी कुटीर उद्योगों पर भी बहुत जोर देते थे। हाँ, और वो हमें अनुच्छेद 43 में दिखता है जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है और साथ ही कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज की भी बात करता है। ये न्यूनतम मजदूरी से अलग है। हाँ, ये मिनिमम वेज से कहीं ज्यादा है। निर्वाह मजदूरी का मतलब है इतनी मजदूरी जिससे व्यक्ति न सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और थोड़ा मनोरंजन भी हासिल कर सके। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और समाज के सबसे पिछड़े तबकों के लिए। उसके लिए है अनुच्छेद 46। ये सीधे सीधे कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा और उन्हें हर तरह के शोषण से बचाएगा। बिल्कुल। आज हम जो आरक्षण की नीतियां या स्कॉलरशिप योजनाएं देखते हैं, उनका संवैधानिक आधार यही अनुच्छेद है। और शराबबंदी, वो भी तो एक गांधीवादी विचार है। हाँ, वो आता है अनुच्छेद 47 में। ये कहता है कि राज्य लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा और खास तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। तो गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में जो शराबबंदी लागू है, उसका आधार यही है। हाँ, वो कोई सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि इसी संवैधानिक निर्देश का पालन करने का एक प्रयास है। इस श्रेणी में एक और विवादास्पद अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48। हाँ, जो गायों के वध पर रोक लगाने की बात करता है। ये अनुच्छेद कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने की बात करता है और इसी के साथ गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। इसमें विज्ञान और गांधीवादी अहिंसा दोनों का एक मिश्रण है। बिल्कुल, और ये आज भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है। चलिए अब भारत के तीसरे सपने की ओर बढ़ते हैं, उदार और बौद्धिक सिद्धांत, आधुनिक सोच वाले सिद्धांत। और यहाँ सबसे पहले जिक्र आता है उस अनुच्छेद का जो शायद आज सबसे ज्यादा चर्चा में है, अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, और इस पर सबसे ज्यादा गलतफहमी भी है। सही कहा। यूसीसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबका धर्म एक हो जाएगा या पूजा पाठ के तरीके बदल जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। लेकिन इस पर संविधान सभा में भी तो बहुत बहस हुई थी। कुछ सदस्यों को डर था कि ये धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा। हाँ, जबकि डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग इसे आधुनिक भारत के लिए जरूरी मानते थे। और वो बहस आज भी जिंदा है कि क्या एक समान कानून का मतलब सब पर एक ही संस्कृति थोपना है या ये असल में लैंगिक न्याय की दिशा में एक कदम है। यही इसकी जटिलता है। फिलहाल गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ये लागू है। हाँ, पुर्तगाली समय से ही एक तरह का समान नागरिक संहिता वहां लागू है। अगला है अनुच्छेद 45, जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले ये 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात करता था। हाँ, लेकिन 2002 में 86वें संशोधन ने
शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। तो अब अनुच्छेद 45 का क्या हुआ? उसे एक नया काम दिया गया। अब ये कहता है कि राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का इंतजाम करेगा। तो जो हम आंगनबाड़ी व्यवस्था देखते हैं वो इसी का नतीजा है? हाँ, वो इसी नए अनुच्छेद 45 का व्यवहारिक रूप है। पर्यावरण की सुरक्षा भी एक आधुनिक चिंता है। और उसे भी 42वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया। ये राज्य को पर्यावरण की रक्षा करने और वन तथा वन्य जीवों को बचाने का कर्तव्य सौंपता है। तो हमारे जितने भी पर्यावरण से जुड़े कानून हैं उन सब की प्रेरणा यही अनुच्छेद है। बिल्कुल, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। अनुच्छेद 50 जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। सरल भाषा में कहें तो सरल भाषा में जज का काम और कलेक्टर का काम अलग-अलग होना चाहिए ताकि न्यायपालिका बिना किसी सरकारी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। शक्तियों का 50-50 बंटवारा। और अनुच्छेद 51 ये तो हमारी विदेश नीति की नींव है। एकदम, ये कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, देशों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को लड़ाई से नहीं बल्कि मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश करेगा। सही। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति हो या पंचशील सिद्धांत, उन सब की जड़ें इसी अनुच्छेद में है। तो समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद, इन तीनों धाराओं को मिलाकर ये निदेशक तत्व बनते हैं। ये सरकार के लिए एक नैतिक रोड मैप है। लेकिन हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, अगर ये लागू ही नहीं हो सकते तो क्या ये सिर्फ अच्छी सलाह बनकर रह गए हैं? यहीं पर आप कह सकते हैं कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। पिछले 40-50 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इन सोए हुए बाघों को जगाना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वे एक दूसरे के पूरक हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? सबसे बेहतरीन उदाहरण है अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जीना है। ओके। और सम्मान के साथ जीने में क्या क्या शामिल है, ये बताने के लिए कोर्ट ने निदेशक तत्वों का सहारा लिया। कैसे? जैसे कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता जो अनुच्छेद 39A में एक DPSP है वो जीवन के अधिकार का हिस्सा है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो अनुच्छेद 48A में है वो भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। वाह! तो एक तरह से जो सिद्धांत सीधे लागू नहीं हो सकते थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के दरवाजे से संविधान में एक नई शक्ति दे दी। एकदम सही। इसी ने इन सिद्धांतों में नई जान डाल दी। मिनर्वा मिल्स मामले में अदालत ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन पर टिका है, ठीक वैसे ही जैसे एक रथ दो पहियों पर चलता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये दोनों पहिया हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं? या अक्सर एक पहिया दूसरे के रास्ते में आ जाता है, खासकर जब बात विकास जो अक्सर DSP से प्रेरित होता है और व्यक्तिगत अधिकारों जो मौलिक अधिकार है की हो। ये एक निरंतर चलने वाली बहस है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि DSP संविधान की अंतरात्मा की आवाज हैं। वे सरकार को लगातार याद दिलाते हैं कि सत्ता का असली मकसद लोक कल्याण है। हाँ, वो एक नैतिक दिशा निर्देश है। वर्तनीय निर्देशों के बिना हमारे अधिकारों का क्या वाकई कोई अर्थ रह जाए?